गुड मॉर्निंग बेटा। आज बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इट इज़ द बैकबोन ऑफ कैलकुलस। ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो बेटा इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन क्या है कि भाई बच्चों, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड बना है ना, ये 3 लेटर के कॉम्बिनेशन से बना बेटा। ट्राइगोन मेट्रोन। ठीक है ना। कई बार आप इसके बारे में जान चुके हो। 9th क्लास में भी था ये ट्रिग्नोमेट्री, आपके 10th में भी था। ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड है बेटा ये ट्राइगोन मेट्रोन। ट्राई का मीनिंग है 3, गोन का मीनिंग मेजरमेंट, और इसका मीनिंग है साइड बेटा, और इसका मीनिंग है मेजरमेंट, यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट। ठीक है ना। तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है बेटा? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। यानी कि सिंपली क्या है, ट्राइंगल की साइड और एंगल्स का जो मेजरमेंट है उसी को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है ना। इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है बेटा, डराने वाली कि ट्रिग्नोमेट्री देखकर वर्ड डर गए भाई। तो ट्रिग्नोमेट्री का सिंपली मीनिंग यही है। ठीक है ना। और ट्राइंगल से बाहर हम कुछ जाएंगे नहीं इसमें। देखो, ठीक है ना। तो भाई ये जो है डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। बहुत सारी ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री में भी यूज होता है स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए एटम्स का, और भी जैसे कि रडार डिपार्टमेंट में भी यूज होता है। और जो भी बच्चा कुछ स्पेशल मतलब फील्ड में जाएगा तो उसको फेस करना पड़ेगा इस तरह का यूज इसका। यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे बेटा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो हैं। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, आइडेंटिटीज और देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। 10th क्लास में आपने ये पढ़ लिया। 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि भाई हाइट एंड डिस्टेंस की रिलेशनशिप पढ़ी थी आपने। हाइट एंड डिस्टेंस ट्राइंगल की जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व की थी आपने। ठीक है ना, सोल्व हुई थी आपसे। और भाई और इसमें क्या पढ़ा था आपने, एंगल्स पढ़े थे 90 डिग्री तक की लिमिटेशन के। 90 डिग्री तक के, 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल के बारे में पढ़ा था आपने। रेशो भी आपने पढ़ लिए, साइन कोस सिकेंड कोसिकेंड कोट। ठीक है ना, ये रेशो भी आप पढ़ चुके। और उससे आगे आप शुरू करते हैं। देखो वहाँ पर कुछ लिमिटेशन वगैरह थी, यहाँ पर स्कोप थोड़ा सा बढ़ जाएगा बेटा। तो वहाँ पर सबसे पहले तो लिमिटेशन इसमें थी, देखो एंगल। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा दिया हुआ है ओल्ड एंड न्यू डेफिनेशन। तो भाई ओल्ड न्यू डेफिनेशन का मीनिंग क्या है? जो ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, यूक्लिड साहब की जो डेफिनेशन थी बेटा वो ये थी कि एंगल इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन विद अनदर लाइन टू अनदर लाइन। यानी कि एंगल जो होता है एक इंक्लिनेशन होता है एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर। ठीक है ना। एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यही उसकी क्या थी, लिमिटेशन। यानी कि यूक्लिड के अकॉर्डिंग एंगल जो है वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक होता है। 0 से 180 तक। ठीक है ना। 0 से बड़ा और 180 तक। पॉजिटिव में 0 शामिल नहीं होती ना। तो 0 से बड़ा और 180 तक, यहाँ तक यूक्लिड के अकॉर्डिंग एंगल केवल यहाँ तक होता है बेटा। ठीक है ना। जबकि यही लिमिटेशन है यहाँ पर। अब क्या है, जो मॉडर्न डेफिनेशन है एंगल की वो क्या है बच्चों, मैं बताऊँ आपको। मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा इट इज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन। इट इज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन। जैसे ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन। यानी कि मान लो ये यहाँ से शुरू किया और ये यहाँ से आ गई वापस घूमकर ये आ गई, एक रिवोल्यूशन हो गया, ये 1.5 हो गया, ये 1.5 हो गया, और ये 2 रिवोल्यूशन हो गया, एंड सो ऑन। तो इट इज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन दैट ए रिवॉल्विंग लाइन्स रिवॉल्व्स undergoes the initial side to the terminal side। ठीक है ना। ये इसकी इनिशियल साइड थी बच्चों, इनिशियल साइड, और ये क्या है, टर्मिनल साइड। ठीक है ना।
तो इट इज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन बेटा, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन होता है। तो एंगल भाई कितना भी बड़ा हो सकता है, देखो 0 डिग्री, 30, 40, 60, 90, 180, 270 एंड सोन, 300, 360, फिर 330, 390 एंड सोन, घूमता रहेगा, कितने भी घुमाते रहो आप, ठीक है ना। तो एंगल कितना ही बड़ा हो सकता है। एंगल की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया बेटा ओल्ड डेफिनेशन क्या थी एंगल की और न्यू डेफिनेशन क्या थी। ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन यूक्लिड, नाम भी आपने बहुत बार सुना उसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी था उसका। तो इतने बड़े मैथमेटिशियन ने भी डेफिनेशन में क्या कहा था कि भाई एंगल जो है एक इंक्लिनेशन होता है एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। तो उसकी डेफिनेशन को आगे बढ़ाया और मैथमेटिशियन ने बहुत सारों ने, तो उन्होंने मॉडर्न डेफिनेशन वहाँ पर निकाली। उनके अकॉर्डिंग क्या है, उन सभी मैथमेटिशियन के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी एक को श्रेय नहीं दिया जा सकता बेटा। इस डेफिनेशन में बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं, ग्रीक कंट्रीज के भी हैं बहुत सारे। तो उन्होंने ये बताया कि भाई ये केवल एक इंक्लिनेशन नहीं होता, इंक्लिनेशन, ठीक है ना, एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर, ये क्या है, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन होता है, कि ये अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन है, ठीक है ना, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच का। आया समझ में। तो आगे हम चले हैं, अब आगे चले थे बेटा, एंगल के बारे में हम बात करने लग रहे थे। तो एंगल के बारे में ये बात हो चुकी मॉडर्न और न्यू डेफिनेशन। अब आगे मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ। देखो आप, ऐसा बेटा मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, और मैं बिल्कुल जांची पर की आपको बात बताने लग रहा हूँ। जैसे देखो ये दो लाइन है आपकी, ठीक है ना, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है भाई बच्चों। लाइन तो जानते होगे ना, जिसका ना इनिशियल पॉइंट होता ना टर्मिनल पॉइंट होता, ना इन दोनों का इनिशियल पॉइंट है, ना इनका इनिशियल पॉइंट है, और ना ही टर्मिनल पॉइंट है। ये है बेटा लाइन सेगमेंट, इनिशियल पॉइंट भी है टर्मिनल पॉइंट भी है। ये है रे, इसका इनिशियल पॉइंट है टर्मिनल पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो मैं बात करने लग रहा हूँ लाइन की। तो बच्चों दो लाइन के बीच में एंगल कितना बन सकता है, देखो ये L1 है, ये L2 है। तो ऐसा बच्चों कि दो लाइन के बीच में जो एंगल आपको दिखाई देगा वो बन तो कितना ही भी सकता है बेटा, ठीक है ना, लेकिन जो आपको दिखाई देगा वो 0 से 180 डिग्री तक ही दिखाई देगा। जैसे देखो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर 90 हो गया। मान लो यहाँ पर 30 है तो ये एंगल कितना हो गया 150। तो इन दोनों के बीच का फिलहाल एंगल कितना है 150, और कितना है 30 भी है। मान लो ये पूरा रिवोल्यूशन लगाकर वापस फिर यहीं पर आ गई, तो एंगल आपको कितना दिखाई देगा, एंगल बना कितना 360 जमा 30 यानी कि 390 डिग्री, जबकि आपको दिखाई देगा 30 डिग्री। आया समझ में। तो भाई तो दो लाइन के बीच में आपको 0 से 180 डिग्री तक का ही एंगल दिखाई देता है, ठीक है ना, जबकि एंगल कितना भी बढ़ सकता है 360 डिग्री, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, ठीक है ना। और भाई जो रे है बेटा, रे एक रे दूसरी रे के ऊपर जो एंगल बनाती है वो आपको दिखाई दे सकता है 360 डिग्री तक, ऐसे 360 डिग्री तक अलग अलग पोजीशन पर दिखाई देगा। अब मान लो ये 40 डिग्री का एंगल था, तो पूरा रिवोल्यूशन लगाकर 40 डिग्री का और बना देंगे, तो ये एंगल कितना हो गया यहाँ तक, ये एंगल होगा बेटा 400 डिग्री, जबकि आपको दिखाई देगा केवल 40 डिग्री का, ठीक है ना। यानी कि 0 से लेकर 360 डिग्री तक अलग अलग पोजीशन जरूर दिखाई देगी आपको। 360 से जैसे ही आगे चलोगे आप तो आपको लगेगा कि ये तो 40 डिग्री का ही एंगल है। आया समझ में, ठीक है ना। तो दो रे के बीच में एंगल 360 से बड़ा बन सकता है, कितना भी बड़ा बढ़ सकता है, 1000 करोड़ डिग्री का भी एंगल बन सकता है। वो तो अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन होता है बेटा, ठीक है ना। ऐसे ही लाइन के ऊपर, लाइन में तो आपको केवल 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक के ही दिखाई देंगे, फिर तो आगे इसी पोजीशन पर आने लग जाएंगे। जैसे कि फिलहाल 30 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, ये अगर ये पूरी लाइन घूमकर ऐसे वापस घूमकर यहाँ पर आ जाएगी 390 डिग्री का एंगल हो जाएगा, लेकिन आपको तो पोजीशन तो कौन सी दिखाई देने लग रही, 30 डिग्री, ठीक है ना। आया समझ में। तो एंगल इन एनी क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं।
एंगल इन एनी क्वाड्रेंट। देखो बेटा क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है चतुर्थांश, आया समझ में। क्वाड्रेंट्स को हिंदी बोलते हैं चतुर्थांश, यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ ए क्वांटिटी। कोई भी मतलब यूनिट है उसका 1/4 पार्ट, ठीक है ना, कोई भी अमाउंट है उसका 1/4 पार्ट। तो भाई ये पूरा अमाउंट था, इसको दो परपेंडिकुलर लाइन से मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया, इसलिए इनको क्वाड्रेंट बोला जाता है। और स्टार्टिंग यहाँ से होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये होता है बेटा क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बच्चों, वो आपको पता है कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल ही बनेंगे इसमें, 0 डिग्री से लेकर 90 तक के, ठीक है ना। और इसमें बनेंगे बेटा 90 से 180 डिग्री तक के, और इसमें 180 से 270 डिग्री तक के। 90 के हो गए ना सारे एंगल, तो 90 ऐड करेंगे 270 आ जाएगा, और इसमें 270 से लेकर 360 डिग्री तक के बनेंगे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट ये एंगल होते हैं बेटा। फिर है साइन ऑफ एंगल। साइन दो ही होते हैं एंगल के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर आप जैसे रिवॉल्विंग लाइन, ये रिवॉल्विंग लाइन है ये वाली, ये रिवॉल्विंग लाइन, ये इनिशियल लाइन, तो अगर रिवॉल्विंग लाइन घड़ी की उल्टी दिशा में चलती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर चलेगी तो पॉजिटिव एंगल बनाएगी बेटा, ठीक है ना। अगर एंटी घड़ी की उल्टी दिशा में अगर चलेगी लाइन तो पॉजिटिव एंगल बनाएगी, और घड़ी की दिशा में अगर चलेगी, जैसे घड़ी ऐसे चलती है देखो ऐसे घड़ी की सुइयां, ठीक है ना, तो इस तरीके से चलेगी तो ये एंगल बनाएगी नेगेटिव। आया समझ में, ये एंगल बनेगा यहाँ पर नेगेटिव। ये इनिशियल साइड है इसकी और ये टर्मिनल साइड है। तो ये घड़ी की दिशा में चलने लग रही, देखो यहाँ से स्टार्ट हुई थी ऐसे चलेगी, इस तरह जाएगी ऐसे, इस तरीके से। तो ये होते बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल, ठीक है ना। तो अगर इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो मैं 0 से -90 डिग्री तक के एंगल होंगे इसमें, क्योंकि घड़ी की उल्टी दिशा में चलिए ना, ये 0 से -90 डिग्री तक के, और इसमें 0 से -90 से -180 डिग्री तक के एंगल होंगे, और इसमें -180 डिग्री से 90 का मैग्नीट्यूड ऐड करते रहो ना, -270 डिग्री तक के एंगल होंगे, और इसमें -270 से -360 डिग्री तक के एंगल रहेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई -30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको पता है बेटा -30 डिग्री यहाँ पर होगा, क्योंकि ये 0 है, 0 से नेगेटिव में चलोगे, घड़ी की दिशा में चलना पड़ेगा क्लॉकवाइज, तो ये -30 होगा। तो क्वाड्रेंट ये फर्स्ट नहीं रहेगा, क्वाड्रेंट एक बार डिसाइड हो गया तो हो गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो -30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट की बजाय आपने बोलना फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। भले स्टार्टिंग इसकी यहाँ से हुई तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव एंगल के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है ना। आया समझ में, पॉजिटिव एंगल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। नेगेटिव एंगल के अकॉर्डिंग भी ये रहेगा, जैसे 30 डिग्री का एंगल बनाना हमने +30 का, तो यहाँ पर बनेगा। तो आपको पता है कि भाई पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री तक का होता है, फिर 90 ऐड करते रहेंगे, दूसरे क्वाड्रेंट आते रहेंगे। लेकिन -30 डिग्री का एंगल बनाओगे, आपने ये देखा कि भाई स्टार्टिंग ये है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए, जबकि ये फर्स्ट ना होकर फोर्थ होगा, ठीक है ना। आया समझ में। पहले ये देख लेना आपका एंगल कहाँ पर है, फिर यहाँ से काउंटिंग कर लेना 1 2 3 4। यहाँ पर एंगल बन गया तो यहाँ से काउंटिंग नहीं करनी है, 1 2 यहाँ से करनी है, चाहे वो नेगेटिव एंगल बना हो चाहे पॉजिटिव। 1 2 3 थर्ड एंगल होगा। तो एंगल इन एनी क्वाड्रेंट हो गया बेटा, साइन ऑफ एंगल हो गया, टाइप्स ऑफ एंगल्स देखो, ठीक है ना। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है टाइप्स ऑफ एंगल, लेकिन यहाँ पर लिखने का मेरा मकसद केवल ये है कि वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बहुत सारे एंगल होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा मकसद केवल समझाने का ये है बेटा कि मैं केवल यहाँ पर ये एंगल समझाना चाहता हूँ आपको, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ठीक है ना, और ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्सिव एंगल। आया समझ में। तो एक्यूट एंगल होता है बेटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है ना, जो 0 से बड़ा हो, 0 से 90 के बीच में हो जाए, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल जो 90 डिग्री का एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं।
और ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़े एंगल को यानी कि 180 डिग्री तक, 90 से 180 डिग्री तक के जो एंगल होते हैं, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा एक्यूट एंगल बनते हैं बेटा, ठीक है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में बनते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, और ये जो है ये है राइट एंगल। और भाई जब ऑब्ट्यूज एंगल से बड़ा हो जाए यानी कि 180 डिग्री से बड़ा एंगल हो जाए आपका, तो वो हो जाएगा बेटा रिफ्लेक्सिव एंगल। आया समझ में, रिफ्लेक्सिव एंगल। और मैं यहाँ पर एक स्पेशल एंगल की बात करना चाहूंगा, जिसके लिए मैंने ये लिखा है टॉप हेडिंग कोटरमाइनल एंगल, जिसके बारे में थोड़ी सी मैंने आपको हिंट दे दी थी थोड़ी देर पहले। अब दोबारा बात करते हैं उसके बारे में। कोटरमाइनल एंगल बेटा, कोटरमाइनल एंगल्स क्या होते हैं, देखो एक एंगल नहीं होता ये, कोटरमाइनल एंगल्स क्या होते हैं मैं बताऊं आपको। देखो जैसे कि बच्चों ये एंगल है, देखो ये एंगल क्या है 30 डिग्री का, और ले लेते हैं ये एंगल है जैसे 60 डिग्री का, ठीक है ना, 60 डिग्री का एंगल है ये। आया समझ में। अब ये जो लाइन है पूरी रिवॉल्व होकर वापस यहीं पर आ जाए, अगर पूरी रिवॉल्व होकर वापस यहीं पर आ जाए, पूरा रिवॉल्यूशन लगाकर और वापस यहीं पर आ गई, मतलब ये एंगल बना दिया, तो ये एंगल कितना का हो गया बेटा, ये एंगल हो गया 360, तो यहाँ तक हो गया प्लस में 60, 420 डिग्री, 420 डिग्री। देखो बच्चों 420 डिग्री का अगर एंगल मैं दिखाऊं आपको, तो ये लाइन है, ये इनिशियल लाइन है, ये टर्मिनल लाइन, ठीक है ना, और 60 डिग्री का एंगल दिखाऊं तो ये इनिशियल लाइन, ये टर्मिनल लाइन, तो दोनों की पोजीशन सेम दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना। यही होती है कोटरमाइनल एंगल्स, वर्टेक्स सेम मिलेगा इनका, और इनिशियल और टर्मिनल लाइन भी क्या मिलेंगी आपको, सेम, ठीक है ना। इनको बोलते हैं कोटरमाइनल एंगल्स। नेगेटिव में भी हो सकते हैं, जैसे कोई आपसे ये एंगल बना देता हूं मैं, ये हो गया 180, 180 में 60 और ऐड कर दिया, यहाँ से चलेंगे बेटा, यहाँ से आएगा ये एंगल, ये 60 हो गया और ये 90 हो गया, 60 प्लस 90 और प्लस 60, 120, 90 यानी कि 0 और 11, 210 डिग्री, तो ये जो माइनस का 210 डिग्री बनेगा यहाँ पर, तो इसकी भी लाइन यहीं से जाएगी, देखो, ठीक है ना। आया समझ में। तो मतलब होता क्या है बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं आपको। एक सिंपल सी बात है केवल कि भाई जिन दो या दो से ज़्यादा एंगल जिनके वर्टेक्स सेम हो, ठीक है ना, वर्टेक्स क्या हो, सेम हो, और सेम पोजीशन पर यानी कि इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो, यानी कि एक ही पोजीशन दिखाई दे आपको, उनको बोलते हैं कोटरमाइनल एंगल्स, ठीक है ना। आया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपना मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। तो 3 मेजरमेंट होते हैं बच्चों, एक होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, और एक होता है बेटा सर्कुलर मेजरमेंट। ठीक है ना, सर्कुलर मेजरमेंट। तो भाई सेक्साजेसिमल सिस्टम जो है वो इंग्लिश सिस्टम है, यानी कि इंग्लिश जो भी कंट्रीज हैं, इंग्लिश कंट्रीज वो एंगल को डिग्री में मापती है, इसकी यूनिट होती है डिग्री, ठीक है ना। और इसकी यूनिट होती है बेटा रेडियन। ये है ग्रेड, ठीक है ना।
और इसकी यूनिट होती है रेडियन। तो जो हम इंग्लिश कंट्रीज है यानी कि अंग्रेज हैं जो, वो एंगल को डिग्री में मापते हैं और ये फ्रेंच वाले एंगल को ग्रेड में मापते हैं। और ये सर्कुलर मेजरमेंट है, सर्कल से एंगल को मापना, ठीक है ना। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, अब 10th और 11th में एक ये डिफरेंस है ट्रिग्नोमेट्री में कि 10th क्लास में आपने केवल एंगल को डिग्री में मेजर किया था, ठीक है ना, डिग्री यूनिट के अंदर, और उसकी सब यूनिट भी हमने नहीं पढ़ी थी, मिनट और सेकंड। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ज़्यादा पढ़ेंगे, एंगल को डिग्री के साथ साथ ग्रेड और रेडियन में भी मेजरमेंट किया जा सकता है उसका, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो कंप्लीट 360 डिग्री है, मतलब ये जो कंप्लीट पोर्शन है ना, ये पोर्शन, इसको 360 हिस्सों में बांट कर दिया, ठीक है ना, आया समझ में। और एक हिस्से को 1 डिग्री बोल दिया, यानी कि पूरा ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, इस पूरे को 360 छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर 1 डिग्री का नाम, एक यूनिट का नाम रख दिया 1 डिग्री, आया समझ में। फिर 1 डिग्री को छोटे छोटे 60 हिस्सों में बांटकर, बराबर के 60 हिस्सों में बांटकर, और उस एक टुकड़े का नाम क्या रख दिया, 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांट दिया, तो उस एक टुकड़े का नाम रख दिया 1 मिनट, ठीक है ना, मिनट है ये, मिनट की डेनोटेशन है ये। और फिर 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटकर, और उसका जो रिजल्ट आया उसको बोल दिया 1 सेकंड, ठीक है ना। तो भाई सबसे बड़ी यूनिट है डिग्री इसकी, और फिर है मिनट, और फिर है सेकंड, ठीक है ना। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, इसलिए 1 डिग्री में 3600 सेकंड हो जाएगी, ठीक है ना, आया समझ में। डिग्री का फंडा ये था जो आपने पहले ही पढ़ लिया, लेकिन 1-2 बातें और ऐड की है मैंने बस। एक तो मिनट और से 1 सेकंड, उसकी सब यूनिट, जैसे मीटर की सब यूनिट होती है ना, मीटर मापने की जो यूनिट होती है, मीटर लेंथ की जो यूनिट होती है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, ये इस तरह उसकी छोटी यूनिट जो होती है, ठीक ऐसे ही डिग्री की भी 2 छोटी यूनिट होती हैं, सब यूनिट। उसके बाद बात करते हैं सेंटेजेसिमल सिस्टम यानी कि ग्रेड सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंच वालों ने क्या किया, फ्रेंच वालों ने ये जो पोर्शन है जिसको अंग्रेजों ने 90 डिग्री का एंगल बोला, क्योंकि 90 टुकड़े हो जाएंगे ना यहाँ तक, तो उन्होंने इसको 100 बराबर भागों में बांट दिया, आया समझ में। 100 इसको, 100 इसको, 100 इसको, 100 इसको, यानी कि इनकी तरह अगर बात करें, जैसे इन्होंने पूरे पोर्शन को 360 में बांटा, तो इन्होंने पूरे पोर्शन को किस में बांट दिया, 400 भागों में, ठीक है ना। 400 बराबर बराबर के पार्ट काट दिए इसके, ऐसे 400 पार्ट पूरे के, ठीक है ना, 400 पार्ट काट दिए, और एक पार्ट को क्या बोल दिया, 1 ग्रेड, ठीक है ना। तो अब हमने ये पूरा पढ़ लिया था, केवल इसके बारे में बात कर देते हैं कि अगर सारे 100 में बांट दिए, सारे 400 में बांट दिए, तो इसको 100 बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि, और ये अंग्रेजों ने क्या बोल दिया, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका जो 1/100 पार्ट है इसका, इस पोर्शन का 1/100 पार्ट, इसको इन्होंने फ्रेंच जो है उन्होंने क्या बोल दिया, 1 ग्रेड, ठीक है ना, आया समझ में। फ्रेंच कंट्री में इसको बोल दिया 1 ग्रेड। फिर इसको फर्दर 1 ग्रेड को आगे फिर 100 हिस्सों में बांट दिया, जो 1 ग्रेड जैसे इतना सा आ गया, 1 ग्रेड इतना सा आ गया, मान लो 1 ग्रेड को फिर 100 हिस्सों में बांट दिया, और उसको बोल दिया 1 मिनट, ठीक है ना। ये डिनोटेशन इसकी तरफ, डिग्री की इस तरफ है और इसकी इस तरफ। फिर उन्होंने 1 मिनट को फिर आगे फिर 100 भागों में बांट दिया, और उनको क्या मिला, 1 सेकंड, यानी कि इनकी भी सब यूनिट क्या होती हैं, मिनट एंड सेकंड। 100 का वो होता है इनमें मल्टीपल, यानी कि 1 ग्रेड में 100 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 100 सेकंड होती हैं, इसलिए 1 ग्रेड में 10,000 सेकंड हो जाएंगी, ठीक है ना, आया समझ में दोनों सिस्टम। अब बात करते हैं सर्कुलर मेजरमेंट की। सर्कुलर मेजरमेंट में क्या है बेटा, एक सर्कुलर मेजरमेंट में आर्क जो है वो सेंटर पर एंगल बनाती है, ठीक है ना। ये रेडियस है, ये दोनों रेडियस हैं,
दोनों इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो जितनी ये रेडियस है उतनी अगर लेंथ ले ली जाए, अब जैसे ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर कंपास खोल कर और यहाँ पर आर्क लगा दिए, इसे आर्क लगाकर इसको मिला दिया, तो ये भी कितनी होगी, आर होगी। वैसे तो ये एल से डिनोट की जाती है, लेकिन ये दोनों क्या होगी, सेम। कौन कौन, रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क। जब ये दोनों सेम हो जाए, मतलब तीनों सेम हो जाएंगे बेटा, तो यहाँ पर 1 रेडियन का एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। रेडियन इज द एंगल ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द रेडियस एंड द लेंथ ऑफ सेम लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना, ऑफ ए सर्कल। आया समझ में। तो ये सेम लेंथ ऑफ आर्क जो है, रेडियस की जितनी लेंथ अगर इसकी होगी तो यहाँ पर 1 रेडियन का एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो भाई ये जैसे ये एल यहाँ पर इसके इक्वल थी, यानी कि ये दोनों अगर सेम थी तो ये बन गया एंगल 1 रेडियन का, ठीक है ना। अगर ये सारी ये हो जाएगी ये वाली, ये तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, पूरे का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और रेडियस कितनी आर, तो पूरा एंगल कितना आ जाएगा, 2 पाई रेडियन, ठीक है ना। यानी कि 360 डिग्री में कितने हो गए, 2 पाई रेडियन। पूरा रिवोल्यूशन कटेगा तो 360 का एंगल बन जाएगा ना, तो 180 डिग्री में कितने हो जाएंगे, पाई रेडियन, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। रेडियन एक कांस्टेंट एंगल होता है, ये प्रूव करना हमने। देखो भाई बच्चों, जैसे कि ज्योमेट्रिक नॉलेज अगर हम यूज करें अपनी, तो जो एंगल होते हैं बेटा सेंटर पर अलग अलग आर्क के द्वारा बनाए हुए, तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना, किसके, यानी कि दोनों एंगल का जो रेशो है वो दोनों आर्क की लेंथ के रेशो के इक्वल होता है हमेशा। आया समझ में। अब जैसे मैं अगर ये कंप्लीट एंगल की बात करूं मैं, ये कंप्लीट एंगल, तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है ना। आया समझ में, क्या हो गया, 2 पाई। और एल और आर अगर इक्वल हो जाएंगी तो यहाँ पर कितना एंगल बन गया, 1 रेडियन का। तो एक तो मैंने कि सेंटर पर कौन सा एंगल किससे बनवाया, पूरे सरकमफ्रेंस से, तो पूरा सरकमफ्रेंस की लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर होती है, देखो, ठीक है ना। पूरे सरकमफ्रेंस की लेंथ क्या हो गई, 2 पाई आर, और एंगल कितना बन गया, 2 पाई रेडियन। तो एंगल पूरा बन गया 2 पाई और इसका एंगल बन गया 1 रेडियन। अब जो इसकी लेंथ ऑफ आर्क थी, पूरा जो एंगल बना है उसकी क्या थी, पूरा सरकमफ्रेंस, तो कंप्लीट सरकमफ्रेंस क्या था, 2 पाई आर, ठीक है ना। कंप्लीट सरकमफ्रेंस क्या था, 2 पाई आर। एक एंगल मैंने कौन सा ले लिया, ये सारा एंगल ले लिया, ये सारा एंगल, तो सारा एंगल कितना हो गया, 2 पाई हो गया ना। और एक एंगल ये ले लिया मैंने जिसमें एल और आर इक्वल है, इसकी एल और आर बिल्कुल सेम है, तो ये कितने का हो गया, 1 रेडियन का। तो दोनों एंगल का रेशो निकाल लिया मैंने। ये रेशो किसके इक्वल होगा, ये रेशो इसके इक्वल होगा कि ये एंगल किस आर्क ने बनाया, तो ये आर्क ने बनाया सरकमफ्रेंस वाली आर्क ने, यानी कि 2 पाई आर ने। और ये एंगल किस आर्क ने बनाया, ये बनाया आर ने। वैसे तो इसको एल बोलते हैं, लेकिन 1 रेडियन का एंगल तभी बनेगा जब दोनों सेम होंगे, तो ये आर ने बनाया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और भाई ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रेडियन ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमने तो क्या प्रूव करना था बेटा, ये प्रूव करना था कि जो रेडियन है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट एंगल होता है। तो यहाँ पर हम क्या लेकर चलेंगे, इसको देखो, इसको मैं थीटा लेकर चल पड़ता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, थीटा। चलो देखो, थीटा लेकर चल पड़ता हूँ मैं। देखो, एक तो एंगल मैंने कौन सा बनाया, एक इससे समझते बेटा, ठीक है ना। एक एंगल मैंने कौन सा बनाया, AOB। मैं कोशिश करने लग रहा हूं इजी बनाने की इसको,
क्योंकि उस पोर्शन में पूरा जो एंगल लिया था मैंने वो आपको एंगल दिखाई नहीं दिया, ठीक है ना। अब एंगल दिखाई दे रहा है ना आपको ए ओ बी, देखो ये एंगल ए ओ बी दिखाई देगा ना आप, ठीक है ना, ए ओ बी एंगल, ठीक है ना। और ये एंगल है थीटा। तो मैं अब क्या निकालने लगा, मैं निकालने लग गया एक तो ये एंगल ए ओ बी और एक ये एंगल थीटा, इनका रेशो निकाल दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये रेशो किसके इक्वल होगा बेटा, लेंथ ऑफ देयर आर्क, इनकी लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल हो जाएगा ये। तो इसकी लेंथ ऑफ आर्क क्या है बेटा, ये है, ये सारी इसकी लेंथ है किसकी, ए ओ बी एंगल इसके ऊपर बढ़ रहा है ना, ये ए रहा ये बी रहा। जैसे ये ओ एंगल किसके ऊपर बना है, बी सी आर्क के ऊपर, ठीक है ना। ठीक ऐसे ए ओ बी एंगल जो है ये कंप्लीट एंगल ये किस पर बना हुआ है, ए बी आर्क पर। तो ये तो इसकी लेंथ आ गई ए बी आर्क, ए बी आया समझ में, आर्क ए बी। और नीचे ये एंगल तो इसकी आर्क ऊपर, ये एंगल नीचे तो इसकी आर्क नीचे, आर्क बी सी। आया समझ में। ये थीटा क्या है, रेडियन में, क्योंकि रेडियन मेजरमेंट है ये। तो एंगल ए ओ बी आपको दिखाई देने लग रहा है कितना है, 180 डिग्री, साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा। ये तो वो 360 वाला दिखाई नहीं दिया था, मैंने उसको रेज कर दिया। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है 360 180, ये थीटा रेडियन है, ठीक है ना। अब आर्क ए बी क्या है बच्चों, आर्क ए बी है देखो आधा सरकमफ्रेंस, पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो हाफ सरकमफ्रेंस है ये, तो क्या हो जाएगा पाई आर। आया समझ में। और ये क्या है भाई बच्चों, ये क्या देखो, ये है बेटा 1 रेडियन, 1 लेंथ है इसकी, मतलब आर लेंथ है। देखो अगर मैं इसको 1 रेडियन का एंगल लेकर चलूंगा, 1 रेडियन का एंगल लेकर चलूंगा तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होंगी, हमेशा इक्वल। तो ये मैंने आर लेंथ का, ये तो आर थी तभी तो यहाँ पर पाई आ रहा है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगी आर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 180 बाई पाई, ठीक है ना, 180 बाई पाई, यानी कि क्या हो गया, जो रेडियन है वो इसके इक्वल आ गया। अब देखो 180 क्या होता है, कांस्टेंट, 180 हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, हर कोई जानता है 180 कांस्टेंट होता है। पाई भी क्या होता है, कांस्टेंट, पाई की वैल्यू भी जानते हो आप, इट इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। तो ये भी क्या होता है कांस्टेंट, और ये भी क्या होता है कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या रिजल्ट आएगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। देयरफॉर कहाँ था वो पॉइंट, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, ठीक है ना, रेडियन एक कांस्टेंट एंगल हो जाएगा बेटा। ये दोनों पार्ट हो चुके। अब ये देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड, इनके अंदर रिलेशनशिप। पहले बात करते हैं डिग्री और ग्रेड के बारे में बात करते हैं, डिग्री और रेडियन के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर तो ये रिलेशन चलती है। देखो एक राइट एंगल के अंदर बच्चों, एक राइट एंगल के अंदर बेटा 90 डिग्री होते हैं, और एक राइट एंगल के अंदर भी π/2 रेडियन होते हैं। आया समझ में, ठीक है ना। कैसे हुए π/2 रेडियन, क्योंकि देखो कंप्लीट क्या हो गया 2 पाई रेडियन कंप्लीट बताया था मैंने, और इसको ये हिस्सा निकालना हमने, तो ये हिस्सा क्या है, चौथा हिस्सा है, 4th पार्ट, तो कैंसिल करेंगे π/2 रेडियन हो जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री के अंदर जो है ना π/2 रेडियन हो गए, 90 डिग्री के अंदर हो गए π/2 रेडियन। अगर आपने 1 डिग्री के अंदर निकालना है तो हो जाएगा π/2 इंटू 90 यानी कि 180 रेडियन, ठीक है ना। अब किसी भी डिग्री के अंदर अगर आपने निकालना है तो इसको इससे, जैसे 5 डिग्री में आपने निकालना है कितने रेडियन होते हैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 इंटू 5। आया समझ में। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, अगर आपने डिग्री से रेडियन में बदलना है किसी को तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो 30 डिग्री है आपके पास और आपने इसको रेडियन में बदलना है तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, π/6 रेडियन आ जाएगा, ठीक है ना। आया समझ। तो डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका उल्टा भी हो गया, इससे रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक रेडियन जो है वो 180/π डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना।
आया समझ में? एक रेडियन में 180/पाई डिग्री हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर 5 रेडियन में निकालना आपने, एक रेडियन में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, डिग्री बोल दिया था यहाँ पर, एक रेडियन में 180/पाई डिग्री होते हैं। अगर आपने 10 रेडियन में निकालना तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 रेडियन में निकालना 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे बेटा डिग्री और रेडियन की एक रिलेशनशिप आ गई, ठीक है ना। ऐसे ही फिर डिग्री और ग्रेड की आ जाएगी, देखो डिग्री और ग्रेड की आ जाएगी। देखो एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं और एक ग्रेड में कितने राइट एंगल होते हैं। देखो एक राइट एंगल में 90 डिग्री हो गए और एक राइट एंगल में ही बेटा 100 ग्रेड होते हैं। देखो पढ़ा था हमने अभी 100 ग्रेड, ठीक है ना। तो भाई 90 डिग्री के अंदर हो गए 100 ग्रेड और एक डिग्री के अंदर हो गए बेटा 10/9, 90 से डिवाइड कर दिया ना, 10/9 ग्रेड। तो बच्चों अगर आपके पास डिग्री है और ग्रेड में बदलना है तो 10/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो कि आपने निकालना 30 डिग्री में कितने ग्रेड होते हैं, तो इसको 10/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ग्रेड आ जाएगा ये, ठीक है ना, ग्रेड। तो अगर आपने डिग्री से ग्रेड में बदलना है तो 10/9 से गुणा करते रहो जो भी अमाउंट हो, और ग्रेड से डिग्री में बदलना है तो 9/10 से मल्टीप्लाई करते रहो, 9 उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ग्रेड में कितनी डिग्री हो जाएंगे 9/10 डिग्री। आया समझ में? अब क्या बच गया, ग्रेड और रेडियन बच गया, ग्रेड और रेडियन। तो एक राइट एंगल में π/2 रेडियन होते हैं बच्चों, ठीक है ना, और एक राइट एंगल में भी 100 ग्रेड होते हैं। तो π/2 रेडियन किसके इक्वल हो गया, 100 ग्रेड के इक्वल हो गया, ठीक है ना। और एक रेडियन किसके इक्वल हो गया, 100 × 2/पाई ग्रेड के इक्वल, यानी कि 200/पाई ग्रेड के इक्वल। तो बच्चों अगर रेडियन में है आपका एंगल और ग्रेड में चेंज करना है तो 200/पाई से मल्टीप्लाई कर देना, और ग्रेड में है आपने रेडियन में चेंज करना है तो π/200 से मल्टीप्लाई कर देना उसको, ठीक है ना। इनकी एक रिलेशनशिप भी बना सकते हैं हम। देखो एक राइट एंगल के अंदर बेटा 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना, आया समझ में? एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, और भाई डी राइट एंगल में कितने होते हैं, नाइन्टी डिग्री में एक राइट एंगल होता है बेटा, ठीक है ना। और भाई एक डिग्री में 1/90 राइट एंगल होते हैं बच्चों, और डी डिग्री के अंदर d/90 राइट एंगल होते हैं, ठीक है ना। तो डी डिग्री मतलब एंगल आ गया, थीटा ऐड कर दिया मैंने, तो d/90 राइट एंगल। आया समझ में बेटा, राइट एंगल। ऐसे ही फिर 100 डिग्री के अंदर एक राइट एंगल होता है, और 1 डिग्री के अंदर 1/100 राइट एंगल हो जाएंगे, और डी डिग्री लगा देता हूं मैं यहाँ पर, ग्रेड लगा देता हूँ, जी ग्रेड के अंदर g/100 राइट एंगल हो जाएंगे, ठीक है ना, राइट एंगल, और जी को ऐड कर लिया थीटा, तो g/100 राइट एंगल। उसके बाद ठीक ऐसे ही एक राइट एंगल के अंदर यानी कि π/2 रेडियन के अंदर एक राइट एंगल होता है बेटा, और 1 रेडियन के अंदर हो जाएगा 2/पाई राइट एंगल, ठीक है ना। और भाई रेडियन है तो r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, r रेडियन के अंदर हो जाएगा 2/पाई और r, ठीक है ना। आया समझ में?
अब इसको थीटा लेट कर लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 2r/पाई। अब देखो तीनों थीटा क्या हो जाएंगे, सेम। तो d/90 इज इक्वल टू g/100 इक्वल टू, इसको बेटा इस 2 को आप लोअर पार्ट में भी ले जा सकते हैं, तो लोअर पार्ट में ले जाएंगे। देखो पहले तो इसको देखते हैं, π/2 रेडियन के अंदर एक राइट एंगल होता है, 1 रेडियन के अंदर 2/पाई राइट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है ना, 2/पाई। और भाई एक r रेडियन के अंदर क्या हो जाएंगे, 2r/पाई। तो इसको आप लिख सकते हो बेटा 2r/पाई, ठीक है ना। 2 को आप नीचे ले जाना चाहो तो यहाँ पर लग जाएगा π/2, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप होती है बच्चों इनकी, डिग्री, ग्रेड और रेडियन की, ठीक है ना। आया समझ में? रिलेशनशिप बना सकते हो, 90 डिग्री में एक राइट एंगल हो गया, 1 डिग्री में 1/90 राइट एंगल हो गए, और डी में क्या हो गया, d/90 राइट एंगल्स हो गए, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही 100 ग्रेड में एक राइट एंगल्स हो गया, और 1 ग्रेड में 1/100 हो गए, और जी ग्रेड में g/100 हो गए, थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक ऐसे ही π/2 रेडियन में एक राइट एंगल हो गया, 1 रेडियन में 2/पाई राइट एंगल्स हो गए, और भाई r रेडियंस में 2r/पाई हो गए। तो सारे थीटा आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो ये इनकी रिलेशनशिप आ गई बेटा। लास्ट बचा हुआ है, बल्कि ये भी बचा लेंथ ऑफ आर्क। देखो भाई बच्चों, ये ले लिया मैंने थीटा एंगल, ठीक है ना, और ये ले ली एल, और ये ले लिया आर, ठीक है ना। आर तो अब ये भी हो गया, और ये एंगल ले लिया 1 रेडियन का, तो ये क्या हो गया, ये आर ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 रेडियन मैंने ऊपर रख लिया और थीटा नीचे रख दिया, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही 1 रेडियन किसने बनाया था, इस लेंथ ने। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, आर, इस लेंथ को आर बोल सकता हूँ मैं, तभी तो 1 रेडियन का एंगल बना। और थीटा किसने बनाया था, इस आर्क ने, इसको एल बोल सकता हूँ, ठीक है ना। आया समझ में? तो भाई अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, L/R। ये क्यों लिखा मैंने, ज्योमेट्रिकल नॉलेज को यूज़ किया बेटा। आप जानते हो कि किसी भी डिफरेंट आर्क के द्वारा जो एंगल बनते हैं सेंटर पर, उनका रेशो उन लेंथ ऑफ आर्क के रेशो के सेम होता है, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू क्या आ गई, L/R, और L की वैल्यू क्या आ गई, R थीटा, लेंथ ऑफ आर्क आ गई आपकी, ठीक है ना। लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू R थीटा। थीटा की वैल्यू निकालोगे तो L/R, और R की निकालोगे L/थीटा। ये मेन फार्मूला है फर्स्ट एक्सरसाइज का। इसी से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, कम से कम भी 15 से ज़्यादा क्वेश्चन इस फार्मूले पर बेस्ड होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है नोटेशन कन्वेंशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आपको रेयरली बुक्स में लिखा मिलेगा, गारंटी देता हूँ मैं इस बारे में, ठीक है ना। रेयरली मिलेगा आपको किसी में। तो होता क्या है, देखो बात ये है बेटा, एक सांकेतिक भाषा इसमें यूज़ की गई, यानी कि हिंटेड लैंग्वेज। ऐसा है कि भाई जैसे कि आपको ये दे दिया कि 30 डिग्री के लिए ये डिनोटेशन है, ग्रेड के लिए ये डिनोटेशन है, और रेडियन के लिए ये डिनोटेशन, ठीक है ना। आया समझ में? तो जब भी अगर इन डिनोटेशन के अलावा अगर कोई आपको एंगल मिल जाता है, मान लो ये मिल गया 30 मिल गया, तो ये आपने क्या समझना है, रेडियन के अंदर, ठीक है ना। कोई डिनोटेशन नहीं लगी हुई इसके ऊपर, तो वो मेजरमेंट क्या कहलाता है, रेडियन। जैसे कि थीटा डिग्री है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, रेडियन है, एक्स रेडियन है तो उसको हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं, एक्स, ठीक है ना, दिस इज एक्स रेडियन। तो ये बात आपने ध्यान देनी है कि भाई रेडियन जो है वो विदाउट डिनोटेशन भी आता है। विदाउट डिनोटेशन कोई एंगल आ जाए तो वो रेडियन मेजरमेंट होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिक मैंने पूरा डिटेल से करवा दिया बेटा आपको, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.1। आपको और कहीं सर्च करने की, टाइम खराब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटा। एश्योर्ड करता हूँ मैं आपको, 3.1 यानी कि CBSE का जो लेवल है
उसके अकॉर्डिंग मैंने सफिशिएंट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक करवाया आपको डिटेल में। और कंपटीशन लेवल का हम जल्दी स्टार्ट करेंगे जेई मेन एडवांस के लिए, ठीक है ना, अलग प्लेलिस्ट बनाकर। तो ये सफिशिएंट है ये, बल्कि ज़्यादा ही है ये बेसिक। आपको और कहीं टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से रीड आउट करो, इसको लर्न करो, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बता दो मेरे को।